नमस्कार, सिटी न्यूज में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। सिटी न्यूज के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। मैं हूँ रिया गौड़। खबरों की ओर बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं आवासीय उज्जवल विद्यापीठ। बच्चों के भविष्य के लिए एक कदम हमारे साथ बढ़ें। सदर थाना क्षेत्र के मादापुर एनएच पर प्रयागराज कुंभ से लौट रहे स्कॉर्पियो ने बाइक सवार को बचाने में पलटा। 5 की हुई मौत, 4 लोगों की स्थिति गंभीर। साहिबगंज में पुलिस पर हमला करने वाले गिरोह के 3 अपराधियों को पुलिस ने हथियार के साथ किया गिरफ्तार। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश की गई आम बजट का व्यापारियों ने किया स्वागत। तो ये थी आज की हेडलाइन। अब खबरें विस्तार से। सदर थाना क्षेत्र में प्रयागराज से लौट रही स्कॉर्पियो मोटरसाइकिल सवार को बचाने में पलट गई, जिसमें 5 की मौत वहीं 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो। मुजफ्फरपुर में आज रफ्तार का कहर देखने को मिला। प्रयागराज महाकुंभ से लौट रही स्कॉर्पियो एक बाइक सवार को बचाने के चक्कर में सड़क पर कई बार पलटी। इस घटना में स्कॉर्पियो में सवार 9 लोग में से 5 की मौत घटना स्थल पर ही हो गई, जिसमें गाड़ी का ड्राइवर भी शामिल है। बताया जा रहा है कि सभी श्रद्धालु नेपाल के जनकपुर के पास के रहने वाले थे, जो प्रयागराज महाकुंभ से लौट रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि गाड़ी की स्थिति काफी तेज थी और विपरीत दिशा में एक ट्रक भी आ रही थी। इसी बीच एक बाइक सवार अचानक स्कॉर्पियो के सामने आ गया। बाइक सवार को बचाने के क्रम में स्कॉर्पियो दाहिने भागा, पर सामने ट्रक को देखकर पुनः बाएं आने का प्रयास किया। इस चक्कर में स्कॉर्पियो पर ड्राइवर का नियंत्रण नहीं रह पाया और गाड़ी सड़क पर कई बार पलटी खा गई। घटना की सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीण और सदर थाने की पुलिसकर्मी घटनास्थल पर पहुंचे। आनन फानन में 4 घायलों को अस्पताल भेजा गया, जिनकी हालत नाजुक है। बचे 5 मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। डीएसपी विनीता सिन्हा ने बताया कि सभी लोग कुंभ से लौट रहे थे और नेपाल के रहने वाले हैं। किसी को बचाने के चक्कर में गाड़ी पलट गई है, जिससे 5 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 पुरुष हैं और 2 महिला शामिल हैं। घायलों में महिला और बच्चे हैं, जिन्हें एसकेएमसीएच भेज दिया गया है। संभावना है कि सभी एक ही परिवार या एक ही जगह के हो। कुछ डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, जिसकी छानबीन की जा रही है। जिसमें एक स्कॉर्पियो गाड़ी के पलटने की बात सामने आई है। परिवार जो है वो नेपाल का मोहतरी जिला का रहने वाला है और दुर्घटना में 5 लोगों की मृत्यु हो गई है और 4 लोग जो हैं वो इंजर्ड है, जिनको इलाज के लिए एसकेएमसीएच हॉस्पिटल भेजा गया है। सर, घटना का कारण क्या पता चला है अभी तक? अभी जी, घटना का कारण कैसे? जो यहाँ पे ऑनलुकर्स जो पब्लिक मौजूद थी, उनके द्वारा बताया गया है कि किसी को बचाने के क्रम में स्कॉर्पियो को मोड़ा गया, जिस वजह से 3-4 बार पलट गई गाड़ी और उस वजह से जो अभी इंजर्ड है वो बता रहे हैं कि वो लोग एक ही परिवार के हैं, लेकिन अभी इसकी पुष्टि एक बार थोड़ा सा और समय मिलेगा तो ये लोग जैसा जो इंजर्ड है वो बताए हैं कि कुंभ से वापस लौट रहे थे और घर के लिए जा रहे थे और मूलतः शायद ये लोग नेपाल के रहने वाले हैं। आगे इसमें अभी क्या कार्रवाई की जाएगी? अभी तो हम लोग सबसे पहले जो बॉडीज थी उनको एसकेएमसीएच भेज दिए हैं, जिनकी डेथ हो गई है, और जो इंजर्ड है उनका इलाज प्राइमरी हमारा कंसर्न है। कार में बच्चे भी सवार थे क्या? एक बच्चा था कार में, जो अभी इलाजरत है। उसको थोड़ी सी चोट आई है, बट अभी स्टेबल। मरने वाले में कितने महिला कितने पुरुष हैं? देखिए, एक महिला की मृत्यु हुई थी, एक और थी जिनकी हालत थोड़ी गंभीर थी, उनको लेके जाया गया था, और 2-3 पुरुष थे। तो अभी एग्जैक्टली मैं नंबर नहीं बता पाऊंगी, बट टोटल नंबर ऑफ कितने लोग? 9 लोग सवार थे इस स्कॉर्पियो में। मधुबनी पंचायत के पास जो बाईपास बना है, वहाँ पे रोड एक्सीडेंट हुआ था स्कॉर्पियो का, जिसमें कुल 9 लोग सवार थे, जिसमें 5 लोगों की मृत्यु हो गई थी और उनकी बॉडी यहाँ आई है और जो घायल है उनका इलाज चल रहा है एसकेएमसीएच में। कहाँ से सर आ रहे थे क्या? इन लोग महाकुंभ से आ रहे थे, इलाहाबाद से, और ये जा रहे थे नेपाल से। इन लोग हैं तो अपने घर जा रहे थे। कहाँ के सर रहने वाले हैं नेपाल? नेपाल में जलेश्वर स्थान करके कोई जगह है, जब एग्जैक्ट तो नाम सर सब एक ही परिवार के हैं या अलग अलग हैं? नहीं, एक ही परिवार के हैं। कई लोग उसमें हैं, जैसे जो महिला हैं वो बता रहे हैं कि उनके देवर भी थे और उनकी ननद थी, उनकी सास थी, उनके मामा मामी थे, तो सभी एक ही परिवार से हैं। और सर घटना सर कैसे घटी है, कुछ अच्छी जानकारी? जो वहाँ लोग थे उनके द्वारा बताया जा रहा है कि बाइक को बचाने के चक्कर में घटना घटी। वित्त मंत्री
निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2025 का जिले के व्यापारियों ने स्वागत किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार 8वीं बार बजट पेश किया, जिसको लेकर नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ने कहा कि भारत राष्ट्र के समग्र विकास को दृष्टिगत रखते हुए केंद्र सरकार के माननीय वित्त मंत्री आदरणीय श्रीमती निर्मला सीतारमण जी ने वर्ष 2025 से 2026 का आम बजट प्रस्तुत किया, जिसका परिषद स्वागत करता है। बजट में बिहार को कई सौगातें दी गई। परिषद ने केंद्र सरकार के द्वारा मांगे जाने पर बजट पूर्व सुझाव के अंतर्गत मुख्य रूप से मध्यम वर्ग को ध्यान में रखते हुए आयकर की सीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था, जिसके अनुरूप आज की बजट में आयकर की सीमा को बढ़ाने का हम स्वागत करते हैं। साथ ही यथाशीघ्र नया आयकर बिल लाने की घोषणा करते हुए इसे अधिक सरलीकरण करने का भी ऐलान किया गया तथा वरिष्ठ नागरिकों को आयकर में विशेष छूट देने की भी घोषणा की गई। इसके लिए परिषद माननीय प्रधानमंत्री एवं वित्त मंत्री जी का आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही बिहार में हवाई अड्डों का विस्तार करने एवं उड़ान योजना के अंतर्गत एयरपोर्ट बनाने तथा छोटे हेलीपैड और रीजनल कनेक्टिविटी के अंतर्गत देश के 120 हवाई अड्डों को जोड़ने की घोषणा अत्यंत ही स्वागत योग्य है। इस बार के बजट में जो है जन कल्याण की बात की गई है, व्यवसाय हित की बात की गई है, उद्यम हित की बात की गई है। इस बार के बजट में जो टैक्स स्लैब जो हर आय करदाता से जुड़ा हुआ मामला है, उसमें हम लोगों ने टैक्स प्रणाली में यह मांग की थी सरकार से कि 7 लाख की जगह उसको 10 लाख रुपए तक की छूट कर दी जाए। लेकिन भारत सरकार ने 7 लाख की जगह 10 लाख नहीं बल्कि 12 लाख की छूट दी है, जो निश्चित रूप से बहुत ही स्वागत योग्य कदम है उनका। राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में और भी बहुत से निर्णय भारत सरकार ने जनता के हित में लिए हैं, लेकिन बिहार के परिप्रेक्ष्य में अगर हम आते हैं तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में जो इन्होंने जो वेस्ट कोसी कैनाल को डेवलप करने की बात की, तो हम लोगों का ऐसा मानना है कि अगर उसका डेवलपमेंट हो जाता है कोसी कैनाल का, तो उस इलाके में जो बाढ़ की विभीषिका से वहां के किसान वहां का जनमानस जो काफी प्रभावित होता था, काफी उनको आर्थिक क्षति उठानी पड़ती थी। तो इस वजह से क्या होगा कि अगर बाढ़ की विभीषिका को हम लोग रोक पाए तो निश्चित रूप से वहां के किसान खुशहाल होंगे, किसानों की खेती जो है लहलहाएगी। तो ये निश्चित रूप से बिहार के लिए बड़ा ही अच्छा सोच समझ के लिया गया कदम है। इससे मिथिलांचल का पूरा इलाका, कोसी का पूरा इलाका, इससे काफी फायदा उनको मिलने वाला है। दूसरा एक मिथिलांचल से ही जुड़ा हुआ है, बल्कि मिथिलांचल और कोसी इस बेल्ट में मखाना की बहुत अच्छी खेती होती है। और हम सभी लोग जानते हैं कि मखाना जो है वो पूरे विश्व प्रसिद्ध मखाना हमारे बिहार में है। तो मखाना के भी लिए इन लोगों ने एक बोर्ड की स्थापना करने की बात की। तो वो बोर्ड की स्थापना होने से क्या है कि मखाना की क्वालिटी, मखाने का उत्पादन कैसे आगे बढ़ेगा, इस पर ब्रांडिंग होगी, तो निश्चित रूप से ये भी आपको कोसी और मिथिलांचल के लोगों को काफी इससे लाभ मिलने वाला है इस बोर्ड की स्थापना से। तीसरा इन्होंने जो किया है, जो एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम हम इसको मानते हैं कि बिहार जो है एग्रीकल्चर स्टेट है, तो इसके लिए फूड प्रोसेसिंग की जो इंडस्ट्री है उसकी सबसे ज्यादा संभावना बिहार में रही है। इन्होंने पहला इंस्टीट्यूट बिहार में खोलने का निर्णय किया है फूड प्रोसेसिंग का। तो निश्चित रूप से हम बिहार के लोग बहुत इसके लिए वित्त मंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को आभार व्यक्त करते हैं। इसके अलावा इन्होंने बिहटा एयरपोर्ट जो काफी दिनों से इसका काम लंबित था, इसके लिए इन्होंने फंड का एलोकेशन कर दिया। तो उम्मीद है कि अब जल्दी ही बिहटा एयरपोर्ट जो है एक विश्व स्तर का एक बड़ा एयरपोर्ट बन के बिहार में तैयार होगा। इसके अलावा 3 एयरपोर्ट और बिहार में नए बनने हैं। तो जैसा हम लोगों की जानकारी है उसमें एक तो पूर्णिया का होगा और 2 जो बचते हैं उसमें हम लोग आशान्वित हैं कि एक मुजफ्फरपुर निश्चित होगा। रेल को लेकर के लगातार पत्र लिखते हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स को, वंदे भारत को लेकर के। रेल के विषय में इन्होंने इस बजट, अभी तत्काल बजट में जो है कोई भी बहुत डिटेलिंग नहीं किया है। तो ये हमको लगता है कि इसकी डिटेलिंग आने के बाद पता चलेगा कि मुजफ्फरपुर को क्या मिला या बिहार को रेलवे में क्या मिला। तब इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, 1st फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 92632375
03। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पेश बजट 2025 को विपक्ष के नेताओं ने फेल बताया तो सत्ता पक्ष के नेताओं ने जनता के लिए लाभकारी बताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आम बजट पेश की गई। इस बजट में मध्यम वर्गीय परिवार को काफी राहत दी गई है। वहीं चुनावी वर्ष होने के कारण बिहार राज्य पर केंद्र सरकार काफी मेहरबान दिखी। बिहार को इस आम बजट में मखाना बोर्ड, पश्चिमी कोसी नहर सहायता और आईटी पटना के विस्तार सहित कई प्रोजेक्ट मिले। इस आम बजट को एनडीए के नेताओं ने काफी अच्छा बताया तो विपक्ष ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि तिरहुत क्षेत्र को कुछ नहीं मिला। मगध, मिथिला, कोसी निहाल सखिया, मोदी जी के बजट कमाल सखिया। आज जिस प्रकार से मखाना के लिए मखाना बोर्ड का गठन, जिससे कि किसानों की आय बढ़ेगी, किसान सशक्त होंगे, मजबूत होंगे और साथ ही साथ किसान अब अपना फसल जो जीआई टैग मिला है उसे देश से लेकर विदेशों तक में मजबूत स्थिति में, कितनों किसानों को तकलीफें होती थी कि वो मखाना निकालने के समय पूरा शरीर उनका पानी में रहता था और वो छिलने में कितने हाथ उनके डैमेज हो जाते थे। एक तरफ जहां कोसी बराज का मामला हो, चाहे मिथिला में सिंचाई योजना का मामला हो, तो निश्चित तौर पर इस बार का यह बजट मोदी जी और निर्मला सीतारमण जी ने बिहार को समर्पित किया है। जो है जिस तरह बयान बहादुर हमारे प्रधानमंत्री है, उसी तरह जो है वित्त मंत्री भी है। 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़ खाली रबड़ी बांटने का काम ये लोग करते हैं। यह जन विरोधी, किसान विरोधी, मजदूर विरोधी, गरीब विरोधी, मध्यम वर्गीय विरोधी यह बजट है। अब देखिए कि जैसे कुंभ मेला में सारा सिस्टम फेल कर गया, उसी तरह हमारे प्रधानमंत्री और यह वित्त मंत्री, यह सरकार, केंद्र सरकार जनता को सब बात दिखा रही है। न इनका कोई सिस्टम है कि बेरोजगारी कैसे दूर होगा, कैसे उद्योग लगेंगे, कैसे जो है कि गरीब के थाली में पौष्टिक आहार जो है कैसे होगा, ये सब कोई नीति नहीं है। सिर्फ यह जो है कि चुनाव के देखते हुए और किस तरह से हम वोट बटोर दे, लोभ लुभाने वादे और लोभ लुभाना इनका बजट है। यह बजट में न जनता को कोई फायदा हो रहा है। आज महंगाई चरम सीमा पर है। आप देख रहे हैं कि आज जो है पौष्टिक आहार जो है हमारे भारत की जनता नहीं खा पा रही है। चाल पहले जो है कि 2-3 किस्म का सब्जी, दाल, अरहर दाल और खाते थे चाव से। आज देखिए कि बीमारी इतना है कि डॉक्टर के यहाँ जो है रेला के टाइप के जो है भीड़ लगी रहती है। यह बजट एकदम जन विरोधी बजट है, किसान विरोधी, बेरोजगारों के विरोधी। हम कह रहे हैं कि यह जो इनकम टैक्स में छूट दिए हैं, किसको इसको फायदा हो? ये उद्योगपति सबको और जो भी है उस सबको बेनिफिट के लिए यह माने, और अपने एक वोट के राजनीति के लिए देश कैसे सुदृढ़ हो, देश कैसे आगे बढ़े, जो दूरदृष्टि पक्का इरादा जो कांग्रेस के हुकूमत में जो दूरदृष्टि पक्का इरादा था, आज वो मोदी सरकार में दूरदृष्टि पक्का इरादा नहीं है, यह प्रचार मंत्री बन गए। जिले में इंटरमीडिएट की परीक्षा पहले दिन शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुई। इंटरमीडिएट परीक्षा को लेकर मुजफ्फरपुर में परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। जिले में कुल 74 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 57,600 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा दे रहे हैं। पहली पाली में साइंस स्ट्रीम के छात्रों के लिए बायोलॉजी की परीक्षा आयोजित की गई, जिसे लेकर मुजफ्फरपुर के आरबीबीएम कॉलेज केंद्र पर पहुंचे अभ्यर्थियों का तिलक लगाकर और चॉकलेट देकर स्वागत किया गया। जिले में कुल 4 मॉडल परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। राम वृक्ष बेनीपुरी महाविद्यालय की केंद्राधीक्षक डॉक्टर अनु कुमारी ने बताया कि पहली पाली की परीक्षा सुबह 9:30 बजे से और दूसरी पाली की परीक्षा दोपहर 2 बजे से शुरू होगी। महामहिम राष्ट्रपति पर टिप्पणी करने को लेकर मुजफ्फरपुर न्यायालय में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद दायर किया गया। शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण के बाद सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में कहा कि यह सब झूठे वादे हैं। वहीं राहुल गांधी ने महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण को बोरिंग बताया। वहीं सोनिया गांधी ने पुअर लेडी कहकर राष्ट्रपति को अपमानित करने का काम किया है। अखबारों के इस खबर को पढ़ने के बाद मुजफ्फरपुर के अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने सोनिया गांधी,
राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के ऊपर सीजेएम कोर्ट में परिवाद दायर किया है, जिसमें बीएनएस 2023 की धारा 352, 351, 2, 3, 79, 151, 61(2) के तहत परिवाद दायर किया है। पूरे मामले को लेकर अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा का कहना है कि गांधी परिवार के द्वारा देश के राष्ट्रपति को अपमानित करने के उद्देश्य से इस तरह का वक्तव्य दिया गया है। यह देश के प्रथम नागरिक का अपमान नहीं बल्कि पूरे देशवासियों का अपमान है, जिसे लेकर उन्होंने यह परिवाद दायर किया है। न्यायालय ने परिवाद को स्वीकार करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 10 फरवरी को सुनिश्चित की। बजट सत्र के पूर्व महामहिम भारत के राष्ट्रपति महोदय के भाषण के बाद कांग्रेस के जो नेता हैं सोनिया गांधी, जो अभी राज्यसभा सदस्य भी है, सांसद हैं, उसके साथ साथ नेता प्रतिपक्ष संसद का राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो सांसद हैं, ये तीनों के द्वारा संसद भवन से निकलने के क्रम में पत्रकारों द्वारा बात करने के उपरांत आपस में बातचीत किए और महामहिम राष्ट्रपति के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां इन लोगों द्वारा किया गया है, अपमानित किया गया है। उसी मामले को लेकर के आज मैंने माननीय सीजेएम मुजफ्फरपुर की अदालत में इन तीनों के विरुद्ध एक आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया है, जिसमें बीएनएस की धारा 352, 351, क्लॉज 2, 3, 79, उसके बाद 151, 61, क्लॉज 2 के तहत यह मुकदमा हमने दर्ज कराया है। विद्या की देवी मां सरस्वती की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में मूर्तिकार जुटे हैं। सरस्वती पूजा नजदीक आते ही मूर्तिकार मां सरस्वती की प्रतिमाओं को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की प्रतिमा पूजा पंडालों में स्थापित की जाएगी। मूर्तियां बनकर तैयार होने पर मूर्तिकार उसका रंग रोगन कर अंतिम रूप देने का काम जोर शोर से करने में लगे हैं। विद्या की देवी मां शारदे की प्रतिमा निर्माण करने वाले मूर्तिकारों ने प्रतिमाओं पर रंगों का ब्रश चलाना तेज कर दिया है। ऐसे में विभिन्न स्थलों पर पूजा की तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। मूर्तिकार शिल्पी राज ने बताया कि इस बार छोटी मूर्तियों की डिमांड ज्यादा है। बाजारों में एडवांस बुकिंग के अलावा बड़ी संख्या में पूरी सजावट के साथ मां सरस्वती की मूर्ति बिकने के लिए तैयार कर ली गई है। बस अंतिम चरण में है, माता जी को विदा करने का समय आ गया है। जो बचा खुचा काम है वह सब कंप्लीट कर लेना है, कल माई जी चले जाएंगे। इस बार तिथि का भी कुछ गड़बड़ी चल रहा है, पता नहीं, कुछ लोग बोल रहे 2 तारीख को, कुछ लोग बोल रहे 3 तारीख को। अब जो होगा जैसा होगा, आज को हम आज हर हाल में इसको तैयार कर लेना है ताकि कल प्रतिमा जा सके। किस तरह की मूर्तियों की डिमांड है इस बार मार्केट में? अभी तक तो कस्टमर का रुझान कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है, लेकिन ज्यादा चांसेस है कि इस बार छोटी मूर्तियां ही ज्यादा जाएंगी, क्योंकि जिस तरह से परीक्षा अभी इंटर का परीक्षा से शुरू हो गया और प्रशासन से लेकर के विद्यार्थी से लेकर के और टीचर्स स्कूल सारे एंगेज हो गए हैं। ऐसे हालत में लगता है कि इस बार छोटी मूर्तियां ही ज्यादा कर पूजा हो पाएंगी, क्योंकि लोगों को उसका कोरम करना है और पूजा करना है, तो उस तामझाम में न पड़ के। और दूसरी बात है कि प्रशासन भी इस बार एकदम सख्त है, डीजे नहीं बजाना है, चौक पे पंडाल नहीं लगाना है, कुछ इस तरह का गैदरिंग नहीं करना है। तो ऐसी स्थिति में हमको लगता है कि इस बार ज्यादातर छोटी मूर्तियों का ही पूजा होगा। कितने से कितने फीट तक की मूर्ति उपलब्ध है आपके पास? मेरे पास सर हैंडमेड मूर्तियां हैं, जिसमें 8 इंच से लेकर के और 5 फीट तक की मूर्तियां हैं। इसमें 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच से लेकर के 4 फीट तक की मूर्तियों का डिमांड है। उसके कस्टमर्स आ रहे हैं, लेकिन बड़ी मूर्तियों का डिमांड अभी नहीं है। कीमत महंगाई के लेकर के मिनिमम से मैक्सिमम कितने तक की मूर्तियां हैं आपके पास? देखिए, मिनिमम मेरे पास 400 रुपए का मूर्ति है, लेकिन मिल नहीं पाता है। वो कस्टमर, कहावत है ना कि मूर्तिकार टूट जाते एक मूर्ति बनाने में, ग्राहक को तसल्ली नहीं होती उसका कीमत पूछने में। तो इसी तरह एक मूर्ति में एक लेबर अगर जोड़ लिया जाए तो एक मजदूर ढोने वाला भी व्यक्ति 400 रुपया कमा के जाता है, लेकिन यहाँ पर 400 रुपये की प्रतिमा को बनाने में हमको 40 घंटे का समय लगता है, फिर भी उसका हमको रिटर्न नहीं मिल पाता है। तो हमसे बेहतर वो मजदूर है कि 8 घंटा काम करते हैं और शाम में हाथ पैर धो करके 400 रुपये लेके चले जाते हैं। बाजार में डिमांड है इस बार मूर्तियों के? बस छोटी मूर्तियां हैं, अभी तक के रुझान के हिसाब से छोटी मूर्तियों का है, बड़ी मूर्तियों का रुझान अभी तक नहीं है। और शायद इस बार कैसा रहेगा ये तो माता ही जाने। कितने सालों से प्रतिमा का निर्माण करते आ रहे हैं? हम लगभग 45 साल से करीब इसको करते आ रहे हैं सर। हमारी पीढ़ी में जब हमारे पिताजी, हमारे दादाजी किया करते थे। और बहुत ही फेमस मुजफ्फरपुर में
पुरानी बुदरी मूर्ति गली से ही बड़े बड़े शहरों में मूर्तियां जाया करता था, जैसे मोतिहारी, चंपारण, बनारस, वारणा, सुगौली, सुगावन, नेपाल तक सरस्वती जी की मूर्ति जाती थी। लेकिन अब तो सब थोड़ा सा सीख लेने के बाद वो अपना अपना जगह पर खड़ा कर देते हैं, जिसके कारण अच्छे कलाकार मारे जाते हैं। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। सरस्वती पूजा की तिथि को लेकर लोगों में काफी कंफ्यूजन है। गरीबनाथ मंदिर के पुजारी ने बताया कि 3 फरवरी को ही सरस्वती पूजा की शुभ मुहूर्त है। इस साल बसंत पंचमी की तारीख को लेकर लोगों में कंफ्यूजन की स्थिति बन गई है। इस बार बसंत पंचमी 2 फरवरी को या 3 फरवरी को है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बसंत पंचमी के लिए जरूरी माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, यह तिथि 2 फरवरी और 3 फरवरी दोनों दिन प्राप्त हो रही है। ऐसे में कहीं 2 फरवरी को तो कहीं 3 फरवरी को बसंत पंचमी की तारीख बताई जा रही है। इस स्थिति में बाबा गरीबनाथ मंदिर के महंत अभिषेक पाठक ने बताया कि वैदिक पंचांग के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 11:54 से प्रारंभ हो रही है, जो अगले दिन यानी 3 फरवरी को सुबह 9:36 पर समाप्त होगी। ऐसे में उदया तिथि के हिसाब से बसंत पंचमी का पर्व 3 फरवरी को ही मनाया जाएगा। सरस्वती पूजा तो क्लियर है कि 3 तारीख को ही मनाया जाएगा। 3 तारीख को है ही सरस्वती पूजा। अब 2 तारीख के रात्रि में शाम के समय में पंचमी तिथि चल रहा है और 3 तारीख को दोपहर तक है, तो स्वाभाविक सी बात है कि कुछ एकाध तिथि को छोड़ के जितने भी अपने हिंदू धर्म में तिथि है, वो अगर सूर्य उदय में 1 सेकेंड के लिए भी प्रवेश कर जाए तो मान उसी का होता है। तो इस तरफ 3 फरवरी को दोपहर तक है पंचमी तिथि। आप आराम से 3 फरवरी को सरस्वती पूजा कर सकते हैं। दोपहर 2:30 बजे से पहले पूजा वूजा कर सकते हैं। क्या कुछ शुभ मुहूर्त रहेगा? कितने बजे से पूजा और कितने बजे तक कर सकते हैं? सुबह से 2:30 बजे तक, 2:30 तक लगातार कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नाम हो गया? महंत अभिषेक पाठक, बाबा गरीबनाथ। इस खबर के प्रायोजक हैं अंज इंटीरियर्स। हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हमारा पता है चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C@ शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। साहेबगंज पुलिस पर हमला करने वाले अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। साहेबगंज थाना क्षेत्र के राजेपुर OP की टीम द्वारा सघन वाहन चेकिंग के क्रम में बल्थी गोसी स्थित ग्रामीण सड़क के पास अवैध हथियार और कारतूस के साथ कुख्यात अपराधी विकास कुमार, कुंदन कुमार और विकास सहनी तीनों साहेबगंज थाना क्षेत्र के नवलपुर गांव के रहने वाले हैं, जिन्हें मुजफ्फरपुर जिले से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 4 कारतूस, 1 खोखा, 3 मोबाइल फोन और 1 मोटरसाइकिल जब्त किया गया। ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों की तलाश साहेबगंज थाना कांड संख्या 401/24 में की जा रही थी। इस कांड में उनके द्वारा पूर्व में पुलिस टीम पर गंभीर रूप से हमला करने के आरोप में केस दर्ज है। इन तीनों के आपराधिक इतिहास का पता किया जा रहा है। 31/1/25 की घटना है और राजेपुर थाना अंतर्गत बल्थी गांव में बैंक ऑफ बड़ौदा के पास जब राजेपुर थाना अध्यक्ष अपने मुन्ना कुमार यादव और पुलिस बल के साथ वहां उसकी तहकीकात कर रहे थे, बैंक कर्मियों बैंक की जांच कर रहे थे, तो उस जांच के क्रम में जब ये बैंक से निकल ही रहे थे तो इन देखे कि ये एक मोटरसाइकिल पे 3 सवार जो अपना मुंह गमछा से बांधे हुए थे वो बैंक की ओर आ रहे हैं। तो इस पर जैसे ही उन्होंने पुलिस की गाड़ी देखी तो वो सरैया वाले रोड में वो लोग भागने लगे। बल्थी से जो सरैया रोड जाती है उसमें आगे जाकर हाई स्कूल के पास करीब 3 किलोमीटर आगे इन्होंने उसको दबोचने के क्रम में 2 लड़के भाग गए और 1 मोटरसाइकिल के साथ वहीं पर पकड़ा गया। 2 भागने वाले लड़कों का भी पीछा किया गया, उनको पकड़ा गया। ये तीनों जो अपराधकर्मी हैं, इसमें एक विकास कुमार पेशर लोरिक सहनी, दूसरा विकास कुमार पेशर पन्नालाल सहनी और तीसरा कुंदन कुमार पेशर सुबोध सहनी। ये तीनों नवलपुर थाना साहेबगंज के रहने वाले हैं और ये बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक को अपना निशाना बनाने वाले थे। तब तक वहाँ पुलिस बल ने इनके सारे
किए कराए पे पानी फेर दिया। और फिर बाद में जब सबको गिरफ्तार किया गया तो पोजेशन से जो पन्नालाल सहनी का बेटा विकास कुमार, उसके पास से एक कट्टा बरामद हुआ, एक कुंदन कुमार के पास से एक कट्टा बरामद हुआ और कारतूस भी, 4 कारतूस भी बरामद है। एक मोटरसाइकिल, इन लोगों का 3 मोबाइल, ये सब बरामद किया गया और हम लोग अब इनको जेल भेजने की कार्रवाई कर रहे हैं। एक और उल्लेखनीय चीज़ है कि ये इसमें से कुंदन कुमार और विकास सहनी, पेशर पन्नालाल सहनी, ये लोग पूर्व में पुलिस पर हमला का एक हमला किया गया था, जोरदार हमला किया गया था। उसमें ये दोनों 401-24 जो 1 अगस्त 24 की घटना थी, उसमें ये दोनों लोग अभियुक्त हैं और इस केस से उस केस में इनको रिमांड किया जाएगा। पहले भी सर लूटपाट की घटना को अंजाम दे चुके हैं। संभवतः अभी हम लोग खंगाल रहे हैं और अगर इनका जो बिरहिमा में भी जो बैंक में लूट हुई है, अगर उसमें भी संलिप्तता पाई जाती है तो बाद में हम लोग रिमांड। वक्त तो चला छोटी सी ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सिटी न्यूज मुजफ्फरपुर। हम पढ़ाई के साथ साथ बच्चों में विश्वास जगाते हैं। क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल बेस्ड ऑन CBSE करिकुलम विद को-एजुकेशन, नर्सरी से +2 के छात्रों के लिए प्रत्येक विषयों के लिए अनुभवी शिक्षकों का समूह है। 5 एकड़ में फैला यह स्कूल बच्चों के बेहतर भविष्य बनाने में सक्षम है। अत्याधुनिक साइंस और कंप्यूटर लैब के साथ स्कूल को बेस्ट डिसिप्लिन का अवार्ड भी मिल चुका है। पढ़ाई के साथ छात्रों की शारीरिक क्षमता बढ़ाने के लिए विभिन्न खेलों का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता है। नर्सरी से +2 तक के लिए नामांकन प्रारंभ है। हमारा पता है क्राइस्ट ज्योति इंटरनेशनल स्कूल, धर्मोदय स्थली, माधोपुर, रुस्ता, मुजफ्फरपुर। कॉन्टैक्ट अस ऑन 947122108352664757। मैं प्रिंसिपल क्राइस्ट ज्योति कृतिका मृणाल ने अपने बच्चों के बारे में, अपने स्कूल के भविष्य के बारे में बेहतर निगरानी रखती हूँ। मेरे स्कूल में क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन होता है। हमारे स्कूल को हाल ही में बेस्ट डिसिप्लिन अवार्ड से नवाजा गया है। हमारे शिक्षक ट्रेंड हैं, अनुभवी हैं और हम अपने बच्चों को पारिवारिक माहौल में पढ़ाते हैं। अपने सपनों की आशिया को दे एक नई पहचान माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड के साथ, जो है ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ कजारिया। देश की मिट्टी से बनी टाइल से देश को बनाते हैं। और जहाँ मिलती है सभी प्रकार के इंडियन एंड इम्पोर्टेड ग्रेनाइट, मार्बल, सैनिटरी एवं कोटा स्टोन का अनोखा एवं आकर्षक संग्रह। माँ भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सॉल्यूशंस। न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। कॉल 9934753111। मुजफ्फरपुर जिले की शान बन चुकी बाबा लहठी अब लोगों की जरूरत बन चुकी है। अत्याधुनिक रेंज और भरोसे को समेटे हुए लोगों के लिए नई नई डिजाइनर लहठी बाजार में उतारते रहते हैं। ऐश्वर्या राय बच्चन, सचिन तेंदुलकर की पत्नी से लेकर न जाने कितने सारी नामी हस्तियां इस लहठी के दीवाने हो चुके हैं। लोगों के साथ ने ही बाबा लहठी की पहचान देश से लेकर विदेश तक बनाई है। ऐसा साथ बनाए रखने के लिए आप लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। लगातार 10 वर्षों से विभिन्न परीक्षाओं में सर्वश्रेष्ठ परिणाम। हम हैं आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ मुजफ्फरपुर। इस स्कूल में सर्वश्रेष्ठ कोचिंग पैटर्न से बच्चों को पढ़ाया जाता है। प्ले से 10वीं तक की पढ़ाई स्वच्छ वातावरण में कराई जाती है। यहाँ आधुनिक छात्रावास की व्यवस्था है। उज्ज्वल विद्यापीठ का मुख्य उद्देश्य रामकृष्ण मिशन, नवोदय नेतरहाट, सैनिक स्कूल, सिमुलतल्ला गुरुकुल, सिंधिया कन्या विद्यालय जैसे अनेक भारतवर्ष के प्रतिष्ठित विद्यालयों में कुशल प्रशिक्षित अनुभवी एवं शहर के सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों द्वारा तैयारी कराई जाती है। 1.5 एकड़ में फैला इस स्कूल का वातावरण काफी शांत है। फ्री कंप्यूटर क्लासेस, साइंस लैब और स्मार्ट क्लासेस है। साथ ही इंडोर और आउटडोर गेम की भी व्यवस्था है। तो अपने बच्चों के लक्ष्य के सपनों को पूरा कराना चाहते हैं तो आज ही आवासीय उज्ज्वल विद्यापीठ में अपने बच्चों का नामांकन करवाएं। हमारा पता है पोखरिया पीठ, अतरदा, मुजफ्फरपुर और हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 9708351851 और हमारा दूसरा नंबर है 8797122397 या फिर आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं 8409
99996658 पर। आजकल की बिजी जिंदगी में स्टाइल तो है, पर कंफर्ट का क्या? आपके इसी स्टाइल और कंफर्ट को बेहतर बनाने के लिए नीलकमल लेकर आए हैं फर्स्ट एक्सक्लूसिव फैक्ट्री आउटलेट शोरूम इन मिठनपुरा मुजफ्फरपुर, जहां होम फर्नीचर, ऑफिस फर्नीचर, मैट्रेस एंड वेडिंग स्पेशल पे अप टू 50% ऑफ विद EMI फैसिलिटी। स्टाइल भी, कंफर्ट भी। उत्तर बिहार का पहला नीलकमल का एक्सक्लूसिव शोरूम आपका स्वागत करता है। एक बार सेवा करो। अगर आप भी अपने सपनों का घर सुंदर बनाना चाहते हैं तो हम बनाएंगे आपके घर को सपनों का घर। हम हैं अंज इंटीरियर्स, जहां आपके घर को सुंदर बनाने के लिए इंटीरियर डिजाइनर प्लानिंग करके तैयार करते हैं और आपके अनुसार आपके घर को सुंदर बना देते हैं। तो एक बार हमारे यहाँ अवश्य पधारें। हमारा पता है अंज इंटीरियर, चांदनी चौक, सदातपुर, फर्स्ट फ्लोर ऑफ C8 शॉपी। हमारा संपर्क नंबर है 9263237503। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते अगली खबरों की ओर। मीनापुर थाना क्षेत्र के पानापुर में घर से एक पिकअप शराब बरामद, शराब माफिया पूरे परिवार के साथ फरार। मीनापुर थाना क्षेत्र के बहादुर टोला के रहने वाले अनिल राम अपने घर पर पिकअप से शराब की खेप उतार रहे हैं। ग्रामीण SP विद्यासागर को यह गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए उन्होंने थानाध्यक्ष को मामले की जानकारी दी। पुलिस के द्वारा अनिल राम के घर पर छापेमारी की गई। पुलिस को देखते ही मौके पर मौजूद चालक पिकअप लेकर भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा भी किया। हाईवे पर भी पिकअप की तलाशी ली गई, लेकिन गाड़ी पर नंबर नहीं था, जिस कारण उसके संबंध में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। ग्रामीण SP विद्यासागर ने बताया कि मौके से 2100 लीटर शराब जब्त किया गया है। अनुसंधान के क्रम में यह बात सामने आई है कि अनिल राम अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर शराब का कारोबार करता था। मौके का फायदा उठाकर अनिल राम अपने दोनों बेटों के साथ फरार हो गया। सभी के गिरफ्तारी के लिए पुलिस छापेमारी कर रही है। मीनापुर की घटना है, बहादुरपुर टोला की घटना है, जो मीनापुर अभी वर्तमान में पानापुर OP अंतर्गत पड़ता है। उसमें एक गोपनीय सूचना मुझे प्राप्त हुई थी कि अनिल राम के घर पर पिकअप से शराब उतर रहा है। तो इस गोपनीय सूचना के आधार पर मैंने पानापुर थानाध्यक्ष को इसकी सूचना दी और त्वरित कार्रवाई करवाकर वहाँ से हम लोगों ने 2100 लीटर विदेशी शराब हम लोगों ने जब्त किया है। उसमें पिकअप नहीं जब्त हो पाया, पिकअप भागने में सफल रहा और पिकअप पर नंबर भी नहीं था, जिससे कि हम लोग आगे कुछ उद्भेदन कर पाते। अनिल राम और इनका 2 बेटा सुनील कुमार, मनोज कुमार, ये तीनों बाप बेटे इसमें बिल्कुल सक्रिय भूमिका निभा रहे थे और पुलिस के जाने से पहले ही पिकअप ये NH पर आ गया था। NH पर हम लोग खोजते रह गए, लेकिन पिकअप बरामदगी नहीं हो पाई है। आगे हम लोग इसका फॉरवर्ड लिंकिंग, बैकवर्ड लिंकिंग दोनों ही हम लोग खोज रहे हैं और उल्लेखनीय है कि ये करीब 2100 लीटर शराब जो बरामद हुआ है वो मैकडॉल कंपनी का है, जिसमें कि वो हाफ बोतल भी है, फुल बोतल भी है। कहाँ से खेप मंगवाया? इसका हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि इसमें किस शराब माफिया के सौजन्य से यहाँ पे पिकअप से उतारा गया। छापेमारी के दौरान नहीं, छापेमारी के दौरान कोई घर में कोई सदस्य ही नहीं था और ये कार्टून में रखा हुआ था। करीब 200 के ऊपर कार्टून था। पूरा परिवार मिलकर ही शराब का तस्करी कर रहा था। पूरा परिवार इसमें संलिप्त है। पुराना कारोबारी है या नए में उतारने की? नहीं, नया शुरू किया था इन्होंने, अनिल राम ने। लेकिन अनिल राम क्या करते हैं सर, और उनका क्या है? अनिल राम छोटे मोटे किसान हैं। गनीपुर स्थित ITI कॉलेज कैंपस में रोजगार मेला का आयोजन किया गया, जिसमें 20 अभ्यर्थियों को मिला नियुक्ति पत्र। श्रम संसाधन विभाग द्वारा गनीपुर स्थित ITI कैंपस में शनिवार को 1 दिवसीय जिला स्तरीय सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का आयोजन किया गया। बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने इसका विधिवत रूप से दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। श्रम अधीक्षक विजय कुमार ने बताया कि रोजगार मेले में 36 नियोजक कंपनियों ने भागीदारी की थी। सभी कंपनियों ने अपना अपना स्टॉल लगाया था। इसमें सभी नियोजन कंपनियों ने अपनी अपनी जरूरत के हिसाब से युवाओं का चयन किया, जिसमें 7 से 8 युवाओं के बीच नियुक्ति पत्र बांटी गई। वहीं कुछ बच्चों को शॉर्टलिस्ट किया गया।
जिन्हें बाद में नियुक्ति पत्र सौंपी जाएगी। मौके पर बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि नीतीश सरकार की घोषणा के अनुसार हम बेरोजगारों के बीच रोजगार वितरित कर रहे हैं। नियुक्ति पत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा किया गया था, उस घोषणा के आलोक में हम बेरोजगारों को रोजगार देने का जो तय किया है उसका आज सिलसिला जारी है। इसमें श्रम संसाधन विभाग द्वारा आज 31 स्टॉल लगा करके हजारों हमारे जो विद्यार्थी हैं, बेरोजगार नौजवान हैं, उनको यहाँ अवसर दे रहे हैं। हमने दर्जनों लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया है और किट भी दिया है। और जो मेरा संकल्प है माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी विजय सिन्हा जी का जो संकल्प है, उस संकल्प को हम पूरा। उनको बहुत बहुत धन्यवाद नियुक्ति पत्र देने के लिए। किस चीज में आपको नियुक्ति पत्र मिले हैं? एक्सचेंज का मतलब एक प्लेटफॉर्म। क्या नाम हुआ आपका? फिलहाल यहाँ पे नियुक्ति पत्र लगभग 7 से 8 बच्चों की नियुक्ति पत्र बांटी गई है और बाकी बच्चों को शॉर्टलिस्ट भी किया गया है ताकि उनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो सके और उसके बाद 2-4 दिनों के अंदर में नियोजक कंपनियों द्वारा उनको कॉल आएगा और फिर उनको नियुक्ति परमानेंट जो नियुक्ति है वो को दे देगा। परिचय सर? मैं अजय कुमार, श्रम अधीक्षक मुजफ्फरपुर। यहाँ पे आज लगभग 36 कंपनियाँ, नियोजक कंपनियाँ यहाँ पर मौजूद थी। इसमें स्टॉल भी लगाए गए हैं। ये हमारा एक दिवसीय नियोजन सह परामर्श मेला है। हमें एक संसाधन विभाग यहाँ पे एक ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद कराता है कि नियोजक कंपनियाँ भी आएँ और बच्चे जो जॉब सीकर हैं वो भी आएँ। नियोजक कंपनियों को जो योग्यता चाहती है वो अगर बच्चे वैसे मिलते हैं तो उन्हें सीधे नियुक्ति पत्र या फिर शॉर्ट लिस्ट करके नियुक्ति प्रक्रिया उनको जारी करती है। यह जो है वो पिछले भी हम लोगों ने जिला स्तर पर जिला नियोजन सह परामर्श मेला का आयोजन किया था और उसके पीछे प्रमंडल स्तर पे भी किया था। ये सिर्फ श्रम संसाधन विभाग जो है वह पूरे बिहार में माननीय मंत्री श्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री और माननीय श्रम संसाधन विभाग मंत्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में विभाग जो है वह ज़्यादा से ज़्यादा यह लक्ष्य रखा है कि प्रतियोगी परीक्षार्थी या फिर जॉब सीकर को अधिक से अधिक नियोजित किया सके, उन्हें प्राइवेट क्षेत्रों में नौकरियां प्रदान की जा सके। रोजगार का यह जो अवसर है वह सभी को उपलब्ध हो सके, इसके लिए श्रम संसाधन विभाग पूरी तरह से कटिबद्ध है और साथ ही यह नियोजन मेला उस प्लेटफॉर्म का ही एक नतीजा है। इस तरह हम लोगों ने प्रत्येक जिले में अपने ग्लोबल कायस्थ महासभा द्वारा खादी ग्राम उद्योग परिषद में फलदार पौधों का वृक्षारोपण किया गया। ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस जिला इकाई के द्वारा खादी ग्राम उद्योग संघ कैंपस खादी भंडार चौक मुजफ्फरपुर में गो ग्रीन के तहत फलदार वृक्ष का वृक्षारोपण किया गया। 20 पौधे लगाए गए। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता डॉक्टर रविशंकर चैनपुरी ने की। पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए वृक्षारोपण का कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस तरह के कार्यक्रम आज जीकेसी के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर किया गया। आज शाम में भी जीकेसी के सदस्यों के द्वारा अपने अपने आवास पर दीप प्रज्वलित कर स्थापना दिवस को यादगार बनाया जाएगा। यह कार्यक्रम आज पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। ये 1 फरवरी 2025 हम लोग का ग्लोबल कायस्थ कॉन्फ्रेंस जिला इकाई का विश्व स्तर पर यह स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। इससे मुजफ्फरपुर में ही नहीं पूरे विश्व स्तर पर आज ये कार्यक्रम चल रहा है, क्योंकि ये हमारा स्थापना दिवस है और हम लोग पर्यावरण को दूषित होने से बचाने के लिए एक कार्यक्रम हर साल की भांति इस बार भी कर रहे हैं, वृक्षारोपण। ये वृक्षारोपण करने से होता क्या है कि पर्यावरण को संतुलित होने में अच्छा लगता है, क्योंकि काफ़ी पॉल्यूशन बढ़ा हुआ है मुजफ्फरपुर में, उसको एक रोकने का प्रयास हम लोग का संगठन विश्व स्तर पर कर रहा है। ये गो ग्रीन के तहत यह कार्यक्रम किया जा रहा है। साथ साथ हमारा एक और भी आज शाम में कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें हमारे विश्व स्तर पर शाम में एक दीपक हर ट्रांस परिवार अपने घर पर जलाएंगे और एक संदेश देंगे अंधेरे से उजाले की ओर चलने का, ताकि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी बातें हैं, कुरीतियाँ हैं, जिसको समाप्त करने के लिए शाम में इस तरह का कार्यक्रम किया जा रहा है। विश्व स्तर पर होगा। ये विश्व स्तर पर आपको हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अंतर्राष्ट्रीय राजीव रंजन जी, वो लोग भी सब जगह कर रहे हैं। वो अभी दिल्ली में है, दिल्ली में उनका कार्यक्रम चल रहा है। तो कहने का मतलब
यह कार्यक्रम समाज को सकारात्मक दिशा देने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि हम लोग एक दिशा देने वाले हैं। हम लोग का जाति भी सब शुरू से समाज को नई दिशा दिया है, आज भी एक नई दिशा की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को कितने पेड़ों को यहाँ पर पेड़ों को रोपा गया है? हम लोग 20 पेड़ लगा है। अच्छा, 20 पेड़ लगाए हैं। और फिर आगे फिर हमारा इसी सप्ताह में 5 या 6 तारीख को खनौली में फिर मेरा कार्यक्रम होगा वृक्षारोपण का। वहाँ प्रतियोगिता भी हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें बच्चे को 6 से लेकर के 8 के बीच एक निबंध प्रतियोगिता कराएंगे जल संरक्षण पर। साथ साथ वहाँ छोटे बच्चों को पेंसिल और कलम भी बांटेंगे 1 से 6 के बीच के बच्चों का। यह कार्यक्रम हम आपको देंगे। मैंने जब हम कार्यक्रम बना रहे हैं 5 या 6 को कार्यक्रम होगा, इसको भी आपको कवर करना है। ये पूरा हफ्ता हम लोगों को कार्यक्रम करना है। 3 कार्यक्रम हम लोग वहाँ दे दिए हैं, एक कार्यक्रम है। समय से 5 मिनट पहले पहुंचने के बावजूद अभ्यर्थी को इंटर परीक्षा में शामिल नहीं होने देने पर अभ्यर्थी ने डीओ और सेंटर सुप्रिंटेंडेंट के खिलाफ मानवाधिकार में किया परिवाद दायर। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित इंटर परीक्षा में जिले की एक छात्रा को परीक्षा से वंचित कर दिया गया। मामला जिले के नीतीश्वर महाविद्यालय परीक्षा केंद्र का है, जहां समय से पहले ही मुख्य द्वार को बंद कर दिया गया था। पीड़ित छात्रा रत्नप्रिया ने बताया कि वह समय पर पहुंच गई थी, लेकिन परीक्षा केंद्र पर पहुंचते ही देखा कि मुख्य द्वार को बंद किया जा रहा है, जबकि घड़ी में 5 मिनट समय बचा हुआ था। उपस्थित पुलिस कर्मियों द्वारा केंद्राधीक्षक स्वयं ने उसे अंदर प्रवेश करने से रोक दिया, जबकि उससे आगे वाले विद्यार्थियों को प्रवेश करने दिया गया था। सिर्फ उसे ही परीक्षा से वंचित कर दिया गया। उसने काफी मिन्नत की, लेकिन उसे द्वार के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। पीड़िता के द्वारा परीक्षा केंद्र से ही जिला शिक्षा पदाधिकारी के मोबाइल नंबर पर कॉल किया गया, लेकिन जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कुछ भी सुनने से साफ इनकार कर दिया। पीड़ित छात्रा ने मामले में मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा के माध्यम से जिला शिक्षा पदाधिकारी व नीतीश्वर महाविद्यालय के केंद्राधीक्षक के विरुद्ध राष्ट्रीय व राज्य मानवाधिकार आयोग में परिवाद दायर किया है। मानवाधिकार अधिवक्ता SK झा ने बताया कि यह मामला मानवाधिकार उल्लंघन के अति गंभीर कोटि का मामला है। जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा परिस्थितियों से अवगत होने के बावजूद कोई पहल नहीं करने के कारण एक छात्रा का 1 वर्ष का महत्वपूर्ण समय बर्बाद हो गया, जो कहीं से भी उचित नहीं है। बहरहाल पीड़ित छात्रा को न्याय दिलाने के लिए आयोग में परिवाद दर्ज कराया गया है और बहुत गरीब परिवार की लड़की है। इसकी माँ किसी तरह से और इसके फादर दैनिक मजदूरी करके 3 लड़की को इसके गार्जियन पढ़ा रहे हैं। तो उसमें सबसे छोटी यह है। इसका आज इंटर का परीक्षा था, सेकेंड सिटिंग में होना। यह विद्यार्थी 1:25 बजे नीतीश्वर कॉलेज के गेट पर यह विद्यार्थी पहुंच चुकी थी। तो विद्यार्थी का कहना है कि इसके आगे 10-12 को और स्टूडेंट सब था। तो पुलिस जो है सो सबको कतार में किया है। तो 1:30 तक जितना स्टूडेंट था उसका एंट्री हो गया है। ये सबसे लास्ट में ही खड़ी थी, तो उसको लॉक किया है। ये कहते रह गई कि नहीं सर, अभी तो हमको लाइन में खड़ा है, फिर लाइन में खड़ा थे, हमको एंट्री करिए। तो इसको सिपाही सब इसका जो है एंट्री इसका नहीं करवाया है। उसके बाद में ये जो है सो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर के मोबाइल पर, ये अपने मोबाइल से यह छात्रा जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के मोबाइल पर इसने फोन भी किया। तो जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय जो है टाड़ दिए हैं, बात भी नहीं किए हैं और सीधे बोले कि नहीं सो जाओ घर लेट हो गया है, और उसको टाड़ दिए। उसके बाद में सेंटर सुपरिटेंडेंट के पास में भी मतलब हम लोग कहे हैं कि भाई जाओ वहां पर। तो सेंटर सुपरिटेंडेंट भी बाहर में शायद आ करके इसको बोले हैं कि नहीं जाओ, अब 1 साल के बाद में आना, 5 मिनट लेट से नहीं एंट्री होता है। जबकि यह विद्यार्थी 1:25 पर सेंटर पर पहुंच चुकी थी, लाइन में सबसे पीछे थी। इसके आगे वाला जो विद्यार्थी था उसका लाइन 1:30 में वहीं पर रोक गया है और इसको कतार से अलग कर दिया गया है। और ये बताइए, लड़की है, अगर परीक्षा दे ही देती तो क्या हो जाता, और इसको परीक्षा से वंचित कर दिया गया है। और यह लड़की एकदम काफी हतोत्साहित हो चुकी है और इतनी इसकी माने मानसिक रूप से प्रताड़ित महसूस कर रही है कि इसका 1 साल इसके जीवन का अमूल्य समय खत्म हो गया। हम लोग इसके लिए मानवाधिकार आयोग में हम लोगों ने पिटीशन दायर कर दिया है
और हम लोगों को जिला शिक्षा पदाधिकारी मुजफ्फरपुर के विरुद्ध जितनी कड़ी से कड़ी हो कार्रवाई उन पर करवाना है और कोर्ट में भी अब उन पर मुकदमा करेंगे कि विद्यार्थी के जीवन के साथ में वो खिलवाड़ कर रहे हैं। चोर लंगा लफांगा जो है सो रोड पर बगवा रहा है। अब विद्यार्थी सबको जो है सो इस समय माने जीवन को बर्बाद करने पर लगे हुए हैं, तो उनके विरुद्ध अब कोर्ट में ही मुकदमा करने जा रहे हैं। और आज अभी मानवाधिकार आयोग में भी हमने पिटीशन फाइल कर दिया है। उनके विरुद्ध नेक्स्ट वीक नोटिस निकलने जा रहा है। नीतीश्वर महाविद्यालय के जो केंद्राधीक्षक हैं उनके विरुद्ध भी शिकायत की गई है। इन दोनों आदमी को पार्टी बनाया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे शहर की तमाम खबरों के साथ। अब तक आप मुझे और मेरी पूरी न्यूज टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।